मीरपुर नाम के गांव में नारायण दास नाम का एक आदमी रहता था। नारायण दास के दो बेटे थे, बड़ा बेटा किशोर और छोटा बेटा मोहन। जब उसके बेटे स्कूल में पढ़ते थे, तब नारायण दास की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। नारायण दास की पत्नी पूरा दिन घर में काम करती और बीमार नारायण दास की सेवा भी करती। इसीलिए वो घर से बाहर पैसे कमाने नहीं जा पाती थी। साथ ही वो खुद भी बीमार रहती थी। तब घर के ऐसी हालातों को देखते हुए नारायण दास के बड़े बेटे किशोर ने अपनी पढ़ाई छोड़कर घर का खर्चा उठाने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। उसके कुछ समय बाद नारायण दास का देहांत हो गया, तो उसकी माँ और ज्यादा बीमार हो गई, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी किशोर पर आ गई। वो खुद तो इस सब के चलते ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने छोटे भाई मोहन को खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर उसका भाई मोहन तो शहर में अच्छी नौकरी पर लग गया, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने के कारण किशोर गांव में छोले कुलचे बनाकर बेचने लगा। कुछ भी कहो भैया, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे में है वैसा स्वाद कहीं और नहीं है। ना जाने तुम इस छोले कुलचे के अंदर क्या डालते हो जो इसका स्वाद इतना अच्छा आता है। बचपन से ही इसी काम में लगा हूं भैया, तो इसे बनाते बनाते इसी पर हाथ बैठ गया है। बचपन में भी जब ढाबे पर काम करता था, उन रघु काका ने मुझे छोले कुलचे बनाना सिखाए थे। अब इसी से मेरा घर चल रहा है। रघु काका भी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमेशा मेरी बहुत मदद की। ग्राहक से वो बात कर ही रहा था, तभी उसके ठेले के सामने एक बड़ी सी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। उस गाड़ी के अंदर किशोर का छोटा भाई मोहन अपनी पत्नी कविता के साथ बैठा था, लेकिन उसके साथ उनके बॉस भी थे। अचानक तुमने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी रमेश? अभी तो हमें और आगे जाना है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मैं एक बार इंजन चेक करके आता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर देखता है तो पता चलता है कि गाड़ी के इंजन की कुछ वायर्स जल गई है। सर, इंजन की कुछ वायर्स जल गई हैं। मैंने मैकेनिक को फ़ोन कर दिया है, लेकिन उसे यहाँ पर आने में थोड़ा समय लग जाएगा। उसने कहा है कि वह लगभग 1 घंटे बाद ही यहाँ पर पहुँच पाएगा। ओ माय गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, ऊपर से ये मैकेनिक भी इतनी देर में आएगा। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। इस गांव में तो मुझे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा। अरे मोहन, यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट हो तो बताओ ना। वैसे भी तुम तो इस गांव के हो ना। और सर, हमारे गांव में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। आपको यहाँ ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सर, रेस्टोरेंट का तो पता नहीं, लेकिन आगे मुझे एक छोले कुलचे का ठेला दिखाई दे रहा है। जब तक मैकेनिक यहाँ पर पहुँचेगा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए छोले कुलचे ले आता हूँ। ड्राइवर के कहने पर मोहन जैसे ही गाड़ी से छोले कुलचे वाली की तरफ देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो उसके भाई किशन का ही छोले कुलचे का ठेला है। वो अपने भाई के काम से बहुत शर्म महसूस करता था। उसके भाई ने उसे इतना पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद भी वो अपने भाई को हमेशा खुद से नीचा दिखाता था। अरे नहीं नहीं रमेश भैया, ये गांव के लोग हैं, हाइजीन वगैरह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगर इसके छोले कुलचे खाकर सर बीमार हो गए तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं नहीं मोहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ज़्यादा ऐसे ठेलों का खाना ज़्यादा पसंद है। सच पूछो तो खाने का असली स्वाद तो ठेले पर ही मिलता है। चलो आज सब हम ठेले पर ही छोले कुलचे खाने चलते हैं। हे भगवान, सर ठेले पर छोले कुलचे खाने गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे भैया किशन का है। अगर बॉस को ये पता चल गया तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। मुझे कुछ भी करके बॉस को रोकना होगा। अरे तुम इस तरह चुपचाप होकर क्यों बैठ गए मोहन? चलो ना, छोले कुलचे खाने चलते हैं। सर, आप कहाँ वहाँ जाकर खाएंगे? वहाँ पर तो बैठने की भी जगह नहीं है। आप रमेश को कहकर कार में ही छोले कुलचे मंगवा लीजिए। हाँ सर, मोहन सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ही जाकर सभी के लिए छोले कुलचे ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं इतनी देर तक गाड़ी में बैठे नहीं रह सकता। मुझे बाहर जाकर ही खाना है। चलो सब चलते हैं। चलो मोहन और राधिका, तुम भी चलो। मोहन का बॉस उसे किशोर के छोले कुलचे की ठेली पर ले ही जाता है। मोहन को वहां देखकर किशोर तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसे देखकर
मोहन अपनी नजरें चुराने की कोशिश करता है। अरे मोहन, तुम यहाँ? अगर आने से पहले तुमने बता दिया होता तो मैं तुम्हारी भाभी से कहकर तुम सबके लिए अच्छा सा खाना बनवा देता। क्या इसका मतलब यह तुम्हारे भैया हैं? नहीं नहीं सर, यह भला मेरे भैया कैसे हो सकते हैं? ये तो यहाँ पर छोले कुलचे का ठेला लगाने वाले हैं। पहले हम एक पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, वही मैं सोचूं, कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो और तुम्हारे भैया छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं। मैं भी ना कभी कभी कुछ भी सोचता हूँ। कोई बात नहीं सर। अरे भाई, जल्दी से हमारे लिए 4 प्लेट छोले कुलचे लगा दो, हम सभी को बहुत जोर से भूख लगी है। जी अभी लगाता हूँ, आप सब यहाँ पर बैठ जाइए, मैं अभी आप सबके लिए छोले कुलचा लेकर आता हूँ। किशोर उन सभी के लिए गर्मा गर्म छोले कुलचे बना देता है। मोहन के बॉस जैसे ही छोले कुलचे खाते हैं तो उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा खाना तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के शेफ भी नहीं बनाते। सच में ये छोले कुलचे बहुत ही टेस्टी हैं। मैं तो यहाँ से निकलते वक्त 4-5 प्लेट पैक भी करवा लूंगा। हाँ भैया, छोले कुलचे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। सभी लोग छोले कुलचे खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी गाड़ी में बैठने से पहले मोहन अपने बॉस से कहता है, सर आप सब लोग गाड़ी में बैठिए, मैं बस अभी आता हूँ। हमारी बोतल में पानी खत्म हो गया है तो मैं नई पानी की बोतल लेकर आता हूँ। ठीक है मोहन। मोहन इस बहाने से वापस किशोर के ठेले पर जाता है। मैं जानता हूँ कि आप यही सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं अपने बॉस को यह नहीं बता सकता था कि आप मेरे बड़े भाई हो। अगर उन्हें यह पता चल जाता कि मेरा बड़ा भाई गांव में छोले कुलचे का ठेला लगाता है तो उनके सामने मेरी क्या वैल्यू रह जाती। और आज के बाद अगर आप मुझे किसी के साथ भी देखते हैं तो यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे बड़े भाई हो। मुझे एक पानी की बोतल दे दो, मुझे जाना है। किशोर को मोहन की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो बस उसे एक पानी की बोतल दे देता है। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी अनीता को सारी बात बताता है। मेरे छोटे भाई को मुझे अपना भाई बताने में शर्म आती है। जिस भाई की पढ़ाई के लिए मैंने अपना पूरा बचपन झोंक दिया, मेरी खुद की पढ़ाई छूट गई, लेकिन मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं छूटने दी। मैं नहीं चाहता था कि जिन हालातों का सामना मुझे करना पड़ रहा है उन हालातों का सामना मेरे भाई को भी करना पड़े। और आज वही भाई अपने बॉस के सामने मुझे अपना पड़ोसी कहने लगा। कोई बात नहीं जी, इस संसार में तो यही होता है। हम किसी के लिए चाहे कितना भी करें, लेकिन कोई उसे नहीं समझता। आप अपने उस भाई के लिए परेशान मत होइए जो लोगों के सामने आपको अपना भाई कहने से भी कतराता है। आप ये सब मत सोचिए और खाना खा लीजिए। किशोर की पत्नी अनीता उसे समझाकर खाना खिलाती है। अगले दिन किशोर जब अपना ठेला खोलता है तो उसके ठेले पर एक अमीर आदमी आता है। मैंने तुम्हारा छोले कुलचे की बड़ी तारीफ सुनी है। पास में ही मेरा एक होटल है। अगर मुझे तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे पसंद आए तो हर रोज तुमसे 200 प्लेट छोले कुलचे बनवाने का ऑर्डर दूंगा। इससे तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा होगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे 1 प्लेट छोले कुलचे बना कर खिलाओ। किशोर उस आदमी के लिए 1 प्लेट छोले कुलचे बनाकर तैयार करता है। वो आदमी जैसे ही किशोर के बने छोले कुलचे खाता है उसे वो बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, मैंने तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे की इतनी तारीफ सुनी थी, यह तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आज से तुम मेरे होटल के लिए हर रोज 200 प्लेट छोले कुलचे बनाने होंगे। ये लो सामान के पैसे, बाकी के पैसे हर रोज मिल जाया करेंगे तुम्हें। वो आदमी किशोर को पैसे देकर वहां से चला जाता है। लगभग 1 साल तक इतना अच्छा काम मिलने के बाद किशोर बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है। उन पैसों से वो गांव में अपना एक बड़ा छोले कुलचे का ढाबा खोलता है, जिसके बाद उसका काम और अच्छा चलने लगता है। और लगभग 5 साल की मेहनत के बाद किशोर इतने पैसे जोड़ लेता है कि वो गांव के बाजार में अपना छोले कुलचे का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है। तभी एक दिन वहां से गुजरते हुए मोहन अपनी पत्नी कविता के साथ उस रेस्टोरेंट में आता है। मोहन अपनी पत्नी के साथ वहां बैठकर छोले कुलचे खा ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसकी नजर किशोर पर पड़ती है। अरे किशोर भैया, आप यहाँ? इसका मतलब आप ही यहाँ पर छोले कुलचे बनाते हो? आप तो पूरी जिंदगी छोले कुलचे बनाते रह जाओगे। जिंदगी में आपने कुछ और किया होता तो आज आपके पास भी मेरी तरह बड़ा घर और गाड़ी होती। सर
ये आप क्या बोल रहे हैं सर? ये यहाँ पर काम नहीं करते, बल्कि ये पूरा रेस्टोरेंट इनका ही है। क्या ये आपका रेस्टोरेंट है? जी हाँ, ये तुम्हारे बड़े भाई किशोर जी का ही रेस्टोरेंट है। और क्या कहा तुमने कि जिंदगी में कुछ और कर लिया होता तो आज आपके पास भी मेरी तरह घर और गाड़ी होती। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचा होता तो आज तुम वहां नहीं होती जहां पहुंची हो। जिस बड़े भाई ने एक पिता की तरह तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें उसी बड़े भाई को ये सब बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। खैर, तुम जैसे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहती हूँ मैं। चलिए जी, हम अंदर चलते हैं। अनीता किशोर को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन उस दिन मोहन को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे बुरे व्यवहार की वजह से मोहन अपने बड़े भाई किशोर के साथ हमेशा के लिए अपने रिश्ते खराब कर लेता है, जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहता है। महेश बंगाल के एक छोटी सी गांव में अपनी पत्नी जया और बेटी मिष्टी के साथ रहा करता था। महेश गांव के खाड़ी से मछलियां पकड़कर उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। मछली ले लो, मछली, ताजा मीठे पानी की मछली। मछली तो अच्छी लग रही है, आधा किलो दे दो। जी बहन जी। महेश एक दिन में जितनी मछली पकड़ता था, शाम तक उसकी सारी मछलियां बिक जाती थी। गांव के सभी लोग महेश से ही मछलियां लेना पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा खाड़ी से ताजा मछलियां ही पकड़ा करता था। वो अपने ग्राहकों को कभी भी बासी मछली नहीं बेचता था। पहले तो गांव के कुछ लोग ही मछलियां बेचा करते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में लोगों की आबादी बढ़ने लगी। गांव के बाजार में बहुत से लोग मछली बेचने का काम करने लगे। हे भगवान, अगर बाजार में एक साथ इतने लोग मछली बेचेंगे तो मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सब लोग ग्राहकों को बासी मछलियां बेचते हैं, फिर भी सब लोग सस्ती मछली खरीदने के चक्कर में इन सब से ही मछलियां खरीदते हैं। इतने दिन हो गए, कब से मेरी ठीक कमाई हुई ही नहीं है। आज भी मेरे पास इतनी सारी मछलियां बच गई। हर रोज की तरह अब मुझे इन्हें घर ही लेकर जाना पड़ेगा। जया इनसे मच्छी करी बना लेगी, गरम गरम भात के साथ खाने में मजा आ जाएगा। महेश बची हुई सभी मछलियों को अपने घर ले आता है। आज फिर से इतनी सारी मछलियां बच गई है जया, तुम इनसे मच्छी करी बना लो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। महेश हाथ मुंह धोने लगता है और उसकी पत्नी जया मच्छी करी बनाने के लिए मछलियों को अच्छी तरह पानी से धोकर उन्हें काटने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ में चाकू लग जाता है। आ, मेरी उंगली! अरे रे रे रे, तुम्हारी उंगली में तो बहुत ज्यादा लग गई। लाओ, मैं तुम्हारी उंगली में दवाई लगा देता हूँ। महेश जया की उंगली में दवाई लगाकर पट्टी बांध देता है। तभी जया कहती है, आप बैठिए, मैं बस थोड़ी ही देर में खाना लेकर आती हूँ। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी उंगली में चोट लगी है, तुम खाना कैसे बनाओगी? आज तुम बैठो, मैं तुम्हें और मिष्टी को आज अपने हाथ से मच्छी करी बनाकर खिलाता हूँ। क्या आप मछली करी बनाएंगे? आज से पहले तो आपने कभी मछली करी नहीं बनाई। रहने दीजिए, सारी मच्छी करी खराब हो जाएगी, मैं खुद ही बना लूंगी। लगता है अभी तक तुम्हें मेरी इस कला के बारे में पता ही नहीं है। शादी से पहले मैं अपने माँ बाबू जी के लिए गरम गरम भात के साथ मच्छी करी बनाता था। पूरे मोहल्ले में मेरे हाथ की मच्छी करी मशहूर थी। तुम बैठो और बस देखती जाओ। महेश अच्छी सी मछलियों को काटकर एकदम सुगंधित मसाले से उनमें फिश करी बनाकर तैयार करता है। उसकी बनाई हुई फिश करी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या आज तुमने फिर से मछली करी बनाई है माँ? मैंने नहीं, आज तो तुम्हारे पिताजी ने फिश करी बनाई है। वैसे सच में फिश करी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी खा कर देखना, एक बार खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। महेश सबको अपने हाथों से गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी परोसता है। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट फिश करी तो मैंने कभी बनाई भी नहीं। आज सच में जान गई मैं, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ पिताजी, ये फिश करी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी फिश करी तो बाजार में भी नहीं मिलती। मिष्टी की इस बात से जया के मन में एक विचार आता है और वो महेश को कहती है, अजी, बात तो मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। फिश करी का ऐसा स्वाद तो बाजार में भी नहीं मिलता। मैं क्या कहती हूँ, वैसे भी आजकल मछलियाँ ज्यादा बिकती नहीं है, तो क्यों ना आप मछलियाँ बेचना छोड़कर उन मछलियों से फिश करी बनाकर गर्मा गर्म भात के साथ बाजार में बेचना शुरू कर दो।
क्या बात है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं भी कई दिन से कुछ और काम करने की सोच रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब तुमने बोला है तो मैं कल से ही बाजार में मच्छी करी के साथ भात बेचना चालू करूंगा। महेश और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर फिश करी बनाने की तैयारी करते हैं। महेश अपने हाथों से एक एक मसाला पीस कर फिश करी के अंदर डालता है। फिश करी बनते बनते पूरे घर में सुगंध फैल जाती है। महेश अपने पुराने ठेले पर फिश करी और गर्मा गर्म भात रखकर उन्हें बाजार में बेचने निकल जाता है। फिश करी, गर्मा गर्म फिश करी, गर्मा गर्म भात के साथ गर्मा गर्म फिश करी खाओ, एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए। गर्मा गर्म फिश करी का नाम सुनकर लोग उसके ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वाह भैया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने इसका दाम भी बहुत वाजिब रखा है। बाकी फिश करी वाले तो 100 रुपए से कम फिश करी देते ही नहीं है। तुम मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म भात के साथ गर्मा गर्म फिश करी लगा दो। महेश उसे एक प्लेट फिश करी के साथ गर्मा गर्म भात देता है, तो उसे खाकर वो आदमी अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह भैया, क्या फिश करी बनाई है। ऐसी फिश करी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसके अंदर आपने जो मसाले डाले हैं फिश करी के अंदर, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ रहा है। आपकी फिश करी खाकर तो मजा ही आ गया। महेश के ठेले पर बहुत सारे लोग फिश करी खाने आते हैं। सभी लोग उसकी फिश करी की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हरिया महेश को कहता है, भैया तुम्हारे हाथ की फिश करी मेरे सेठ जी को बहुत पसंद आएगी। वो बहुत दिनों से अच्छी फिश करी बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। तुम मुझे एक प्लेट फिश करी पैक करके दे दो, मैं अपने सेठ जी को ये खिलाऊंगा। अगर उन्हें ये पसंद आ गई तो तुम्हें शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। हाँ हाँ भैया, ऐसा होगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अभी आपके सेठ के लिए गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी पैक कर देता हूँ। महेश हरिया को फिश करी पैक करके दे देता है। हरिया उसे ले जाकर अपनी सेठ जी को खिलाता है। वाह 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 वाह, जिसने भी ये फिश करी बनाई है कमाल कर दिया। अरे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इतने रसोइयों के हाथ की फिश करी चखी, लेकिन किसी के हाथ में भी ऐसा स्वाद नहीं देखा। तुम उस आदमी को ये एडवांस पैसे दे आओ। मेरी बेटी की शादी में उसी के हाथ की फिश करी बननी चाहिए। हरिया एडवांस पैसे लेकर महेश के पास जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना भैया, मेरे सेठ जी को तुम्हारे हाथ की फिश करी बहुत पसंद आएगी। सेठ जी ने तुम्हारे लिए एडवांस पैसे भेजे हैं। अगले महीने तुम उनकी बेटे की शादी में फिश करी बनानी है। अरे भैया, शादी तो अगले महीने है, तो आपने इतनी जल्दी मुझे एडवांस पैसे क्यों दे दिए? कोई बात नहीं भैया, अब सेठ जी ने दिए हैं तो रख लो। बस शादी में समय पर खाना पहुंचा देना। हरिया घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है, तो इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अगले महीने महेश सेठ की बेटी की शादी में फिश करी बनाने पहुंच जाता है। जैसे ही शादी में खाना शुरू होता है, वैसे ही वहां पर फिश करी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। सभी मेहमान बाकी का खाना छोड़ छोड़कर गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी खाने के लिए जाने लगते हैं। वाह वाह, क्या फिश करी है। शादी में खाने को इतना कुछ है, लेकिन फिर भी इस फिश करी के आगे मेरा तो कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ यार, मैं भी 3 बार ये फिश करी खा चुका हूँ, लेकिन ये इतनी स्वादिष्ट है कि इसे खा खा कर मेरा भी इससे मन नहीं भर रहा। मेरे अपने इतने रेस्टोरेंट है, लेकिन किसी भी शेफ के हाथों में इतना बेहतरीन स्वाद नहीं है। ये फिश करी जिसने भी बनाई है, सच में बहुत ही कमाल की बनाई है। शादी में सभी मेहमान सिर्फ और सिर्फ महेश के हाथ की बनी फिश करी की ही तारीफ करते हैं। शादी से खाना खाकर जाने के बाद हर मेहमान सेठ जी को इतनी अच्छी फिश करी खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है, जिस वजह से सेठ जी भी महेश से बहुत खुश हो जाते हैं। महेश, तुम्हारे हाथ की फिश करी ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की शादी में आए सभी मेहमान बहुत ही खुश होकर खाने की तारीफ करके गए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी बचे पैसों के साथ इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई में ही खुश हूँ। महेश सेठ जी से अपने बाकी के पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। तभी कुछ दिन बाद शादी में आए मेहमान में से एक मेहमान सुमित, जिसका अपना रेस्टोरेंट था, वो महेश के पास आता है। आप ही वो महेश हो ना, जिसने सेठ जी की बेटी की शादी में फिश करी बनाई थी?
जी साहब, मैंने ही बनाई थी। क्यों, कुछ गलत है क्या? क्या हुआ, बताइए। दरअसल मैं सेठ जी का रिश्तेदार हूँ। उस दिन उनकी बेटी की शादी में मैंने जो फिश करी खाई, मुझे वह बहुत स्वादिष्ट लगी। मेरे अपने शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के किसी भी शेफ के हाथों में आपके जैसा स्वाद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करें। आपकी बनाई हुई फिश करी से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा। इसके लिए मैं आपको हर महीने 50,000 रुपये सैलरी दूंगा। बाकी अगर आपको ये कम लगी तो आप जितनी सैलरी मांगोगे मैं आपको उतनी सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, इतनी तनख्वाह तो मेरे लिए बहुत है। आपने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में फिश करी बनाने के लिए लायक समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो तुम्हारा है महेश, कि तुमने मेरे ऑफर को कबूल कर लिया, वरना मुझे तुम्हारे जैसा शेफ कहीं और नहीं मिलता। कल मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे घर भेज दूंगा, वह तुम्हें तुम्हारे घर से रेस्टोरेंट तक ले आएगा। अगले दिन सुमित अपने ड्राइवर को महेश को लाने के लिए भेज देता है। महेश अच्छी तरह तैयार होकर रेस्टोरेंट में काम करने जाता है। महेश के जाते ही उसके हाथ की बनाई फिश करी से सुमित के रेस्टोरेंट का काम दुगना बढ़ जाता है, जिस वजह से वो खुश होकर महेश को आने जाने के लिए एक स्कूटर भी दे देता है। अब महेश हर रोज स्कूटर पर आराम से रेस्टोरेंट जाता और शाम को समय से अपने घर लौट आता। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होने लगी। कुछ ही सालों में महेश ने अपनी कमाई को अच्छा कर लिया और अपना अच्छा सा घर बनवा लिया। वो अपने नए घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।